सबसे पहले मैं वैली ऑफ वर्ड्स के आयोजकों का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने एक तरीके से मुझे विवश ही किया कि मैं आ जाऊँ, क्योंकि अब पता नहीं क्यों तमाम इन समारोहों में जाने का मन नहीं करता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि लोगों की बहुत उत्सुकता अपने आप को जानने में, अपने समाज को जानने में नहीं है। फिर भी डॉक्टर चोपड़ा ने और यवनिका ने जिस तरीके से मुझे मनाया बहुत पॉजिटिव संदर्भ में है, तो मैं भी एक तरीके से तैयार हुआ कि मैं उत्तराखंड के समाज के बनने की प्रक्रिया और राज्य की लड़ाई के आगे बढ़ने की प्रक्रिया और पिछले 25 सालों पर भी अपने तरीके से नज़र डाल सकूं। और नज़र डालने के लिए आप सभी आज़ाद हैं अपनी अपनी तरीके से, क्योंकि ये 25 साल आपकी आंखों के सामने गुजरे हैं। इसलिए अगर आप कहीं भीतर से ईमानदार हैं तो आप क्रिटिकल नज़र जो है इन 25 सालों में रख सकते हैं, उपलब्धियों को भी परख के एक ओर रख सकते हैं, और जो नहीं हो पाया उनकी परख कर सकते हैं, और एक इंडिविजुअल के रूप में, एक समाज के रूप में अगले 25 साल का सपना देखने का जोखिम उठा सकते हैं। मैं निराश तो नहीं होता हूँ, लेकिन मैं बहुत उत्साहित भी नहीं हो रहा था, जैसे मैंने अभी बताया। आज की हालात में कभी कभी बोलने को मन नहीं करता है, क्योंकि बोलने का कोई अर्थ जैसा नहीं रह जाता है। तो जो 25 साल हैं उनकी तरफ आलोचनात्मक तरीके से देखने का हक भी है हमारा, सबका कर्तव्य भी है। मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ, तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, जिनके संघर्षों से लगभग 1 सदी का संघर्ष है राज्य का, और बनने का संघर्ष कम से कम यहाँ के समाज के बनने की जो प्रक्रिया है वो लगभग 3-1 हज़ार साल तक हम इतिहास में उसको ले जा सकते हैं। जब से हमें ताम्र अवशेष मिले हैं, जब से हमें केव्स मिली हैं, जब से हमें सबसे प्रिमिटिव आर्कियोलॉजिकल और न्यूमिस्मेटिक एविडेंसेज मिले हैं, तो इस सब को याद करने की एक तरीके से आज कोशिश होगी। मैं कहना चाहता हूँ कि कौमें जीतती हैं, कौमें हारती हैं, पर निराश नहीं होती। राजनीति बहुत अल्पकालिक तरीके से दुनिया को देखती है और एक छोटा सा दौर अदा करके चली जाती है, लेकिन समाज के बनने की प्रक्रिया ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा जटिल है, और उसमें बहुत सारे तत्व और बहुत सारे फोर्सेस इंक्लूडिंग नेचुरल फोर्सेस अपना रोल अदा करते हैं। समाज को सतत जुटना पड़ता है। राजनीति की नज़र शायद 5 साल में होती है, कभी कभी 10 साल हो सकता है वो हो जाए, लेकिन समाज की नज़र ज़्यादा दूर होती है, क्योंकि उसको अपने को टिकाना होता है। जो स्थायी भाव है वो समुदाय हैं और समाज है, और राजनीति एक उसका हल्का स्लाइस है, हालांकि वो बहुत डिसाइसिव आज के दौर में हो गया है जनतंत्र के बावजूद। मैं कोशिश करता हूँ कि उत्तराखंड के विगत पर, अतीत पर, वर्तमान पर एक नज़र डाल के आगे के लिए एक सपना देखने की कोशिश करूं। शायद इतनी पारंगतता मुझ में नहीं है कि मैं हर चीज़ को पकड़ सकूं, हर चीज़ को पेश कर सकूं, पर जो हमारे समाज के बनने की प्रक्रिया है, हमारी आर्थिकी के बनने की प्रक्रिया है, हमारे संघर्षों और जन आंदोलनों की कथा है, उसको मैं पेश करना चाहता हूँ। यह मेरी समझदारी है, इसमें आग्रह हो सकते हैं, कम जानकारी हो सकती है, उसके लिए मुझे माफ़ किया जाए, और आपसे आग्रह है कि मुझे उसके लिए आप सुझाव दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, ताकि मैं और साफ होने की कोशिश करूं। इस शहर में आके हर बार इसलिए खुशी होती है कि इसकी विरासत भी बहुत बड़ी रही है। मुझे जो पहला दृश्य, अगर मैं भूगर्भ और भूगोल और जंगलों के बनने की प्रक्रिया को छोड़ दूं, तो पहला एविडेंस 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग का मिलता है, व्हेन ही वॉक्ड थ्रू आवर फुट हिल्स। मेरे ख्याल में वो लगभग 637 का सन रहा होगा। अब उसका अनुवाद अभी चीन की यूनिवर्सिटी ने हिंदी में किया है, पहले वॉटर्स और बील ने उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और उसमें बहुत विस्तार से जो है उसने अपने संस्मरण लिखे हैं।
ये एक 100% वाइल्डरनेस थी जहाँ से वो गुजरा, और उसको जहाँ अशोक का शिलालेख है उसके बाद उसको एक तरीके से जो अगला पड़ाव मिला वो गंगा द्वार मिला। हरिद्वार शब्द अभी इन्वेंट नहीं हुआ था, ब्राह्मणिज्म अभी पहाड़ों में आया नहीं था, और वो गंगा द्वार कहता है। उसके बाद पहला सेटलमेंट तो उसको मयूर यानी कि मोरध्वज मिला, जब एज यू वॉक फ्रॉम कोटद्वार, फ्रॉम 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 नजीमाबाद टू कोटद्वार। उसके बाद उसको ढिकुली मिली रामनगर के पास। उसके बाद उसको गोविशाण मिला जिसके अवशेष अभी भी काशीपुर में हैं। वहाँ से वो अहिछत्र में गया। हमारे दोस्त आए हैं सुधीर विद्यार्थी, उनके रुहेलखंड से होता हुआ निकल गया और वो पहुँचा नालंदा। अभी एक चाइनीज एक युवती की, एक लड़की की बहुत ही सुंदर किताब आई है, 10,000 माइल्स विदाउट ए क्लाउड। उसको पढ़ के लगता है कि उसकी यात्रा का पूरा मिजाज क्या था, मर्म क्या था, और उस ज़माने का जो चीन था और उस ज़माने का जो भारत था, उसमें भारत का प्रभुत्व कितना था कि चीन का यात्री सीखने के लिए भारत में आ रहा है। और बहुत साहित्यकार हमारे इस शहर में रहे हैं। शमशेर बहादुर सिंह से लेके ओम प्रकाश वाल्मीकि से होते हुए सुभाष पंत से लेके आप हरजीत तक और हमारे अवधेश कुमार तक, राजेश तक, हमारे साहित्यकारों का सिलसिला है। दर्जनों और लोग हैं जिनके नाम आज गिनाने के लिए मुझे फुर्सत नहीं है। शशि प्रभा शास्त्री भी इस शहर से रहे। बहुत लंबी परंपरा यहाँ के संग्रामियों की है। रासबिहारी बोस से लेके एम.एन. रॉय से लेके आप देखेंगे ब्रजेश गुप्ता, महावीर त्यागी जो सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता हमारे देहरादून से होंगे। दर्जनों और नाम हैं जिनका रोल यहाँ रहा। टिहरी मूवमेंट भी यहाँ से एक तरीके से संचालित होता था, और प्रजामंडल का पहला दफ्तर ही देहरादून में एक तरीके से 39 में बना था। सुमन का एक पड़ाव ये होता था, दूसरा पड़ाव टिहरी में होता था। तो संग्रामियों के लिहाज से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण शहर रहा। पत्रकारिता के लिहाज से भी देहरादून बड़ा शहर रहा। आप अगर वहाँ से शुरू करें, गढ़वाली से, जिसके लगभग 120 साल हो गए हैं, और गढ़वाली के बाद अभय, गढ़वाल समाचार, कॉस्मोपॉलिटन, युगवाणी तक एक लंबा सिलसिला है। और बहुत इसके बीच में दर्जनों और नाम हैं जिनको अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ समयाभाव से। और बहुत सारे संग्रामी के अलावा ये शहर अंग्रेज़ों के आने के बाद सबसे बड़ा कॉलोनियल क्रिएटिविटी का सेंटर बना। सबसे बड़े साइंसदान यहाँ आए, और इंडिया इंस्टीट्यूशन आज भी 30+ हमारे यहाँ हैं, और उस ज़माने में भी बहुत थे। और प्रकृति ने हमको एक ऐसी जलवायु दी आउटर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में, जो एक अद्भुत किस्म का पर्यावरण और एक वातावरण रचती थी, जो सबको अपने लिए बहुत उचित और बहुत एक तरीके से रचनात्मक और बहुत उपजाऊ जिसको कहते हैं वो लगा होगा। इस तरीके से ये शहर विकसित हुआ। इस शहर से दर्जनों माउंटेनियर निकले। दून स्कूल की बहुत बड़ी परंपरा रही। मार्टिन से लेके गुरदयाल सिंह से लेके हर्ष, बहुगुणा, नंदू, जुआल, ये सब लोग इसी शहर से निकले हैं। इसी तरीके से बहुत सारे और नाम हैं, जैसे कोटली का नाम यहाँ से जुड़ेगा। जैसे आप देखेंगे कि FRI के साइंटिस्ट यहाँ आएंगे, और बहुत संस्थाएं हैं। सर्वे ऑफ इंडिया का एक केंद्र रहा। जॉर्ज एवरेस्ट, नैनसिंह रावत, किशन सिंह रावत, सबका ताल्लुक ये सर्वे ऑफ इंडिया से यहाँ रहा। और बहुत लंबा सिलसिला है। अगर मैं और आगे कहूँ तो कैप्टन यंग से लेके जो देहरादून से मसूरी को चढ़ा, विल्सन जो अपने हर्सिल से मसूरी आके देहरादून आया, ऐसे तमाम फिरंग भी यहाँ आए जिन्होंने यहाँ योगदान दिया। अगर आप मसूरी को देहरादून का एक तरीके से एक्सटेंशन मानते हैं या विस्तार मानते हैं, तो हमारे बहुत सारे रचनाकार हमें मसूरी ने भी दिए, जिनमें आप बहुत उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान हमारे साहित्य को दिया। देहरादून में आप फोटोकारों को भी याद करने का ये मौका है। हमारे यहाँ दीवान सिंह कुमैया, शिवानंद नौटियाल और ब्रह्मदेव जैसे फोटोग्राफर भी हो। देहरादून के इन पूर्वजों को याद करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। पिछले लगभग 3000 साल से ज़्यादा के दौर में अलग अलग जगहों से, अलग अलग दिशाओं से अलग अलग मानव समुदाय, रक्त समूह, भाषा समूह यहाँ आए। एक लंबी कहानी है जिसको समझना चाहिए कि जिससे हमारा समाज बना। कोल आ रहे हैं सबसे पहले, जो निग्रोइड ग्रुप के लोग थे। फिर खस आ रहे हैं जो एक तरीके से कॉकेशियस पीपुल थे। एक तरीके से जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का सिलसिला है, उनके आने और बनने से यहाँ बना, पूरे हिमालय में आए।
फिर जो आपके मंगोलॉइड से हैं, जिनके लिए किरात शब्द का इस्तेमाल हमारे यहाँ होता है, वो उत्तर की तरफ से, तिब्बत की तरफ से उनका आगमन होता है। फिर बहुत सारे और जनजातियाँ दाएं बाएं, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट से आनी शुरू हुई। मिडिवल टाइम्स में इंडो गंजेटिक प्लेन से, पूरा भारतीय सब कॉन्टिनेंट से तरह तरह के लोग यहाँ आए, और एक हम बहुत ही मिला जुला एक समाज बने, एक बहुभाषी, एक बहुत अलग अलग तरीके के गहने पहनने वाला, कपड़े पहनने वाला, फूड हैबिट्स वाला हमारा समाज बना। लेकिन रोचक बात यह है कि हमारा समाज, क्योंकि हमारे सबसे पुराने पूर्वज जो गुफाओं के बाद पेस्टोरलिज्म आए, उसका विस्तार हम यहाँ देखते हैं। मैं जोखिम उठाना चाहता हूँ आप विद्वानों के सामने ये कहते हुए कि उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ों में जो एग्रीकल्चर है, इट वाज नॉट इन्वेंटेड अर्ली। ये एक तरीके से पेस्टोरलिज्म के एक्सटेंशन के रूप में आया, क्योंकि पेस्टोरलिस्ट जब अपने जानवरों को लेकर चलते चलते आए, वो फिर कुछ जगहों में सेटल होना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने पेस्टोरलिज्म नहीं छोड़ा, लेकिन वो एग्रीकल्चर में आए, और बाद में एग्रीकल्चर धीरे धीरे विस्तार में आया। और इस तरीके से ही पहाड़ के एग्रीकल्चर को दिखाना चाहिए। शेरे जहाँ पर उनको नदियों के किनारे बने, वहाँ जरूर उन्होंने खेती की, लेकिन ज़्यादा उन्होंने हिल एग्रीकल्चर, एक तरीके से जो खेत बना करके तैयार करने वाला एग्रीकल्चर बनाया। नदियों को वो जानते थे, नदियों से वो डरते थे, नदियों को वो पूछते थे, लेकिन नदियों के मिजाज को समझते हुए अपने सेटलमेंट को बना देते। उन्होंने नदियों के किनारे जबरन कभी घर नहीं बनाए। पुराने जितने हमारे सेटलमेंट हैं, अगर आप मिडिवल जो रिकॉर्ड्स हैं उनको देखेंगे, लैंड ग्रांट्स देखेंगे, और अंग्रेजों का जो ट्रेल का 200 साल पहले का सेटलमेंट है 1823 का, उसको देखेंगे, तो हमारे ज़्यादातर सेटलमेंट जो हैं अप हिल एक तरीके से हैं। नदियों के किनारे हम वहीं गए जहाँ लोगों को लगा कि ये सेटल्ड है, लेकिन रिस्क लिया उन्होंने। इवन श्रीनगर को बसाने में हमने रिस्क लिया, जो हमारा सबसे पुराना नगर है, जिसने 3-3, 4-4 बार बहुत बड़ी फ्लड एक तरीके से झेले। तो ये जो अलग अलग जाति समूह, रक्त समूह हमारे यहाँ आए, उन्होंने हमारा इनिशियल एक तरीके से समाज बनाया, जिसमें अंग्रेजों के दौर में फिर यूरोप की कौमें हमारे यहाँ आई। उनमें से कुछ हमारे यहाँ बसी, कुछ ने अपने तरीके का कंट्रीब्यूशन दिया। पार्टीशन के समय पंजाब और बंगाल से समुदाय आए, जो इस समाज के हिस्सा बन गए, और इसकी डाइवर्सिटी को उन्होंने बनाया। और सबसे नए एक तरीके से हमारे समाज का जो हिस्सा बने, वो 59 में दलाई लामा के साथ आए हुए वो तिब्बती थे, जिन्होंने एक नया रूप दिया। उनके मन में अभी भी तिब्बत का सपना होगा, लेकिन एक तरीके से वो उपनागरिक हमारे यहाँ के भी बन गए। उन्होंने अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को कायम रखते हुए हमारी भाषाओं को सीखा। नैनीताल में तिब्बती कुमाऊनी बोलते हुए दिखाई देते हैं, और यहाँ वो गढ़वाली सीखना शुरू करते हैं। इसी तरीके से चाय के बागानों में जो चीन से लोग आए, उन्होंने गढ़वाली और कुमाऊनी या उत्तराखंडी होना उस ज़माने में सीख लिया था। कुछ ने क्रिश्चियनिटी भी ऑप्ट की, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में क्रिश्चियनिटी भी हमारे यहाँ आई, लेकिन कन्वर्जन हमारे यहाँ बहुत मिनिमल हुआ, जस्ट कुछ थाउजेंड्स में हुआ। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो मिडिवल टाइम्स में आ गए। दे वर इन्वाइटेड बाय आवर रूलर्स। श्रीनगर के रूलरों ने, चंपावत के रूलरों ने, अल्मोड़े के शासकों ने, चंद शासकों ने उनको बुलाया। उन तरह तरह के रोल उनको दिए गए, जिनमें चूड़ी से लेके, पेंटिंग से लेके, म्यूजिक के स्कूल से लेके, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल थी। फिर कभी कभी हमारे मन में होता है कि हम कुमाऊं और गढ़वाल करके उत्तराखंड को बांट देते हैं, और समझते हैं कि इससे पूरा निपटान हो गया और हम उत्तराखंड को समझ लेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि कुमाऊं और गढ़वाल की शब्दावली इस्तेमाल करके, जो कभी दो राज्यों के लिए, कभी कुमाऊं कमिश्नरी के पार्ट के रूप के लिए, कभी जिले के लिए इस तरीके से इस्तेमाल होती रही, उससे हमारी उत्तराखंड की समग्र पहचान उजागर नहीं होती है। अगर आप कभी ज़रा सी गहराई से जाएंगे तो भोट, पहाड़ और माल का मतलब तराई, भाबर और दून, ये मिलके हमारा भूगोल बनाते हैं। इसके भीतर फिर बहुत हैं, जैसे भोट के बाद फिर उसके बाद जैसे जौहार है, अलग आइडेंटिटी है, दारमा अलग आइडेंटिटी है, पैनखंडा अलग आइडेंटिटी है, गोपेश्वर का ऊपरवर्ती इलाका। इसी तरीके से टखनौर जो है गंगोत्री का ऊपर का इलाका, सकलाना पट्टी, दानपुर, रवाई, राठ, जौनसार, थरवाट, बुक्साड़, गुमदेश, काली कुमाऊँ, पाली पछाऊँ, कितनी शब्दावलियाँ हैं जिससे आप उस रीजनल आइडेंटिटी को समझते हैं, जो एक लार्जर का हिस्सा होने के बावजूद भी अपनी एक लोकल पेक्यूलियर विशेषता को लिए हुए है, या एग्रीकल्चर में, या फॉरेस्ट्री में, या पशुपालन में, या किसी और चीज़ में, या जड़ी बूटी में, या ट्रांस हिमालयन ट्रेड वगैरह वगैरह में। ये जो तमाम एथनिक ग्रुप हमारे यहाँ बसे, उनमें शुरू में बड़ी क्लैश हुई, उनमें बड़ा संघर्ष हुआ, फिर धीरे धीरे उनमें समझौता हुआ, और बाद में समन्वय हुआ। और ये सब सभ्यताओं में, सब समाजों में होता है।
और फाइनली एक हम एसिमिलेटेड सोसाइटी के रूप में आए। उस सोसाइटी में जातिवाद भी आया ब्राह्मणिज्म के आने के बाद। पैट्रियार्ची बड़ी पावरफुल बनी, इससे दो राय नहीं है, और आज भी कायम है। और पैट्रियार्ची को कायम रखने में इवन महिलाएं भी अच्छा खासा रोल हमारे यहाँ देती हैं मेरे अध्ययन के अनुसार, क्योंकि साइकी ऐसी बनाई है कि पैट्रियार्ची को चुनौती देना एक तरीके से परिवार को चुनौती देना जैसा मान लिया गया। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ होती रही, लेकिन समन्वय की प्रक्रिया भी चलती रही, एक दूसरे से सीखना होने लगा, क्योंकि एक जलवायु, एक ऑक्सीजन, एक पानी, एक धरती हमारे पास थी। उसमें इस तरीके का डिवीज़न करना बड़ा एक तरीके से मुश्किल रहा होगा। ये समाज के बनने की प्रक्रिया हमारे यहाँ ही नहीं है, ये अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, हर जगह इस तरीके की प्रक्रियाएं शुरू हुई। फिर डायनेस्टिक हिस्ट्री हमारे यहाँ आती है। पुणिंदा आए, कथूरी आए, बम आए, परमार आए, लेकिन जो मिडिवल दो बड़ी डायनेस्टी थी हमारे यहाँ, कुमाऊँ में चंद डायनेस्टी और गढ़वाल में परमार डायनेस्टी। कुमाऊँ में चंद डायनेस्टी की शुरुआत चंपावत से होती है, फिर वो अल्मोड़ा आते हैं लगभग 1560-65 के बीच में, जिसमें एक प्रकार से अकबर का शासन चल रहा था। रुद्रचंद तो अकबर का कंटेम्पोररी था। अगर आप कभी आईने अकबरी से गुजरेंगे तो राजा रुद्रो ऑफ कुमाऊँ करके उसमें जिक्र आता है, गढ़वाल के राजा का जिक्र उसमें आता है। गढ़वाल शब्द का इस्तेमाल अभी नहीं आया है, लेकिन अजय पाल एक डोमिनेंट किंग के रूप में हमारे यहाँ आता है। तो फिर श्रीनगर और अल्मोड़ा दो हमारे कैपिटल बने। आपको देखना होगा उन लोगों ने भी बड़ा स्ट्रगल किया कि काली कुमाऊँ एक केनो, चंपावत एक कोने पर हो जाता था, तो इसलिए वो अल्मोड़ा में आए। उससे पहले उन्होंने बम और अन्य जो छोटे शासक थे उन सबको जीतते हुए अल्मोड़ा को केंद्र बनाया। इवन वो रुद्रपुर आए तो रुद्रपुर रुद्रचंद के नाम पर है, जो अकबर का कंटेम्पोररी था, जो अकबर के दरबार में लगभग समझिए आप 1587 में लाहौर गया था। उसमें दिल्ली और सिकंदरा वगैरह अभी बनना शुरू नहीं हुए थे। गढ़वाल में जो राजधानी थी वो चांदपुर गढ़ी से शुरू हुई। उसके बाद उनको लगा कि ये किनारे हो गई है, बगल में कुमाऊँ राज्य चंद राजाओं का बॉर्डर था, तो वो देवलगढ़ शिफ्ट हुए। फिर उनको लगा कि देवलगढ़ आइसोलेटेड हो गया है, देन दे शिफ्टेड टू श्रीनगर। तो श्रीनगर हमारा ओल्डेस्ट टाउन है, जिसने हर कम से कम 3-4 बार बहुत बड़ी कीमत अपने होने की चुकाई, और अलकनंदा ने ऐसा लगता है कि जैसे कि बदला लिया हो उसको। और इस तरीके से ये मिडिवल किंगडम चले, और उसकी लंबी कहानी है, बहुत किताबें हैं, उनको आप हमें पढ़ना चाहिए, कम से कम 25वें साल में तो पढ़ना ही चाहिए। 1790 में एक नई इवेंट हुई, और ये था गोरखा ज़िले से जो इमर्ज हुए थे गोरखा एम्पायर, वो किस तरीके से काठमांडू को जीतते हुए आगे बढ़े। पहले उन्होंने 24 को जीता, 24 छोटी छोटी किंगडम थी, फिर 22 को जीता, 22 छोटी छोटी किंगडम थी, और फाइनली दे रीच्ड कुमाऊँ इन 1791। बड़ा मज़ेदार है कि यूरोप के इतिहास में नेपोलियन का आना और यूरोप के इतिहास से नेपोलियन का जाना, गोरखों का यहाँ आना और गोरखों के यहाँ जाने की क्रोनोलॉजी से मिलता है। ये संयोग है, लेकिन ये सिंबॉलिक भी है, क्योंकि इस बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा एक नया एलिमेंट हमारे यहाँ आने वाला है, जो न सिर्फ अपने ज़माने को बनाने में बहुत कामयाब रहा पहाड़ों में, बल्कि जिसके बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए, मानने के लिए हम लोग विवश हुए आफ्टर 47, जब हमने उनसे मुक्ति पाई है, जब हमने उनसे इंडिपेंडेंस पाई। यहाँ पर एक बड़ी रोचक बात है कि गोरखों का शासन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उनकी टैक्सेशन की प्रणाली, न्याय प्रणाली बहुत अप्राकृतिक थी। इसलिए आज भी कुमाऊँ में गोरख्योल, और अगर गढ़वाल में आएँ तो गोरख्याण, और अगर आप और आगे चले जाएँ हिमाचल में तो गोरखशाही, नादिर शाही, हिटलर शाही की तर्ज में आज भी वो हमारे फोकलोर में जीवित है। स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी, मनुष्य बिका करते थे। हमारे हरिद्वार में मंडी थी, रुद्रपुर में मंडी थी, और काशीपुर में मंडी थी, जहाँ आदमी की कीमत लगभग 20-30 रुपया थी, और घोड़ा जो है 40 रुपये में बिकता था, ऊँट लगभग 75 रुपये में, हाथी 125 रुपये में। ये बड़ी पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है। प्रिमिटिव रिकॉर्ड में अंग्रेजों की एक विशेषता की दाद देनी चाहिए कि जो भी उन्होंने सुकर्म और कुकर्म किए वो सब वो रिकॉर्ड छोड़ गए हैं उन्होंने। दे नेवर डिस्ट्रॉयड देयर रिकॉर्ड्स एज वी हैव द ट्रेडिशन ऑफ डिस्ट्रॉइंग आवर ओन फैमिली रिकॉर्ड्स। पिता के मरते ही उसकी लाठी, उसकी डायरी, उसकी जन्म कुंडली सब जला देते। दे शुड बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री कम्युनिटी हिस्ट्री को बनाती, कम्युनिटी हिस्ट्री रीजन की हिस्ट्री को बनाती है, और रीजन की हिस्ट्री देश की हिस्ट्री को बनाती है। जब नीचे से उगना सीखेंगे तो कोई राष्ट्रीय इतिहास बन सकता है, ऊपर से अगर थोपेंगे तो कोई राष्ट्रीय इतिहास बन नहीं सकता है। ये सोचने की बात है। खैर,
जब ये गोरखों का आना हुआ तो ये एक बड़ी इवेंट थी, क्योंकि फ्यूडलिज्म तो हमारे यहाँ भी था चंदों के और परमारों के दौर में, लेकिन ये फ्यूडलिज्म एक नए किस्म का था, क्योंकि गोरखों का फ्यूडलिज्म मिलिट्री फ्यूडलिज्म था और उसमें पूरा माइट इज राइट था। चंद परमाणु के फ्यूडलिज्म में कहीं पर एक गुंजाइश थी समझौते की, हालांकि एक्सप्लोटेशन उसमें भी था, क्योंकि फ्यूडलिज्म यूरोप का हो कि हमारा यहाँ हो। मार्क ब्लॉक आप लोगों ने पढ़ा होगा या बचपन में यूनिवर्सिटी डेज में पढ़ा होगा कि फ्यूडलिज्म का जैसा रूप वहाँ था उसी तरीके का रूप हमारे यहाँ भी था। गोरखों का रूप मिलिट्री फ्यूडलिज्म था और इस मिलिट्री फ्यूडलिज्म के कारण गोरखे जो थे वह एक 25 साल तक एक हिमालयन एम्पायर को बनाए रख सके, जबकि हिमालयन एम्पायर की हमारा भूगोल इजाज़त नहीं देता है। ये दो बड़ी अप्राकृतिक घटनाएं हुई, गोरखों के एम्पायर और डोगराज का एम्पायर। डोगराज का एम्पायर जम्मू से कश्मीर लद्दाख जाते हुए एकदम से जो पूरा चांगथांग है उससे होते हुए वो कैलाश मानसरोवर तक पहुँचे और फाइनली जोरावर सिंह लॉस्ट, और गोरखे जो थे फाइनली वो अंग्रेजों के सामने आए। अंग्रेजों का आगमन एक बड़ा रोचक पहलू है, क्योंकि नेपोलियन के इमरजेंस ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नंबर 2 पर आने को विवश किया, क्योंकि यूरोप में इंग्लैंड नंबर 2 पर आ गया। दक्षिण भारत में हमारा फ्रेंच के साथ बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। जो हमारे सर्वेयर थे वो एक और लड़ाई लड़ रहे थे तो दूसरी ओर नक्शे बना रहे थे। ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोसेस पूरी चल रही थी, उत्तर को आ रहे थे। लैम्पटन मद्रास में काम कर रहा था, हिंगन घाट में वो सर्वे करते हुए मरा। 2 सर्वेयरों की ऐसी कहानी है हु लॉस्ट देयर लाइव्स व्हाइल दे वर सर्वेइंग इंडिया। यहाँ पर एक और रोचक बात है, लेकिन समय इतना कम है हमारे पास और हमें फिर उत्तराखंड के और इश्यूज को आना है, कि एक छोटे से टाइनी कंट्री से जो यूरोप से व्यापार करने के लिए हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसको भारत के भूगोल को देखने के बाद पहली बार उनके मन में भारतीय एम्पायर का सपना जगा। और आप देखेंगे कि 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद जो पहला इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया, इट वाज नॉट ए फैक्ट्री, इट वाज नॉट ए राइटर्स बिल्डिंग, इट वाज सर्वे ऑफ इंडिया। 1767 पहला काम उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया, जिसके बहुत बड़े एक्सटेंशन का सौभाग्य हमारे इस शहर को, हमारे मसूरी को मिला। और उस सर्वे ऑफ इंडिया में हमारे अपने लोगों ने, पंडित्स ने और बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका, बहुत ऐतिहासिक भूमिका निभाई। और नैन सिंह रावत अकेला है जिसका रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के ऑनर बोर्ड में, ही इज़ द ओनली नॉन ब्रिटिश हुज नेम इज स्टिल स्टैंडिंग देयर। ही वॉज अवार्डेड CIE, ही वॉज अवार्डेड पेरिस ज्योग्राफिकल एसोसिएशन बिल्डिंग, लंबी कहानी है। तो सर्वे ऑफ इंडिया के बाद विस्तार हुआ, तो जब सर्वे ऑफ इंडिया का ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बनते बनते नॉर्थ इंडिया की ओर आया तो हिमालय तक पहुंच गया। यानी कि आज से 200 साल पहले आपका देहरादून सबसे पहले जिसने वाइब्रेंट तरीके से आबाद किया, दैट वाज द ऑफिस ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, जहां हम लोगों ने नैन सिंह रावत की किताब कुछ साल पहले रिलीज की थी। वो फौजी दफ्तर था, उसमें सिविलियंस वर्जित थे और सर्वेइंग पार्टली जो है वो स्पाइंग भी थी, क्योंकि तिब्बत में आप अपनी आइडेंटिटी बता के जा नहीं सकते थे। तो इस दौर में और आगे बढ़ते बढ़ते जो है बहुत सारी चीज़ें हुई अंग्रेजी के दौर में, क्योंकि कॉलोनियलिज्म की अपनी विशेषताएं थी, इंपीरियलिज्म की। दोहन और शोषण उसका मुख्य एक तरीके से आधार था। और लेकिन उस दौर में शिक्षा आई, उस दौर में नए इंस्टीट्यूशन आए, उस ज़माने में क्रिश्चियनिटी आई, बैकपाइप आया, हारमोनियम आई, अंग्रेजी भाषा आई, चर्च आया, रेल आई, जंगलात का व्यवस्था आया, कितनी सारी चीज़ें हैं और बहुत रोचक हैं, वो कभी उन पर और विस्तार से बात हो सकती है। हाउ ओपनिंग ऑफ हिमालय हैपेंड एंड हाउ इट इम्पैक्टेड द लाइफ इन द हिमालय। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2000 साल में जितना हिमालय नहीं बदला या उत्तराखंड नहीं बदला, वो 200 साल में पूरा बदल गया। बल्कि 200 साल भी नहीं, 135 ईयर्स, 132 साल का हमारे यहाँ शासन रहा, उसमें पूरा उत्तराखंड बदल गया। और उत्तराखंड में जो भी आधारभूत चीज़ें, ज़मीन की और जंगल की और माइन की और लॉज में बड़ा उन्होंने समझौता किया। दे स्टार्टेड उत्तराखंड एज नॉन रेगुलेटेड प्रोविंस, गैर आयनी प्रांत। वो उन्होंने यहाँ के कस्टमरी लॉ को सम्मान दिया। आपने अगर 100 साल पहले छपी हुई खस फैमिली लॉ LD जोशी की पढ़ी होगी, आपको आश्चर्य होगा कि एक ऐसा समाज था खसों का जिसमें विधवा विवाह वर्जित नहीं था। अगर आपके हस्बैंड आपसे बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं तो यू आर फ्री टू स्लीप विद अनदर जेंटलमैन फॉर योर प्रोजन। ये 1930 की थीसिस है, लंदन यूनिवर्सिटी की LLD की डिग्री थी उनकी। खस फैमिली लॉ करके बहुत मशहूर किताब है। तो किस तरीके का हमारा समाज रहा होगा। तो उन्होंने देखा कि यहाँ खसों के अलग कस्टमरी हैं,
ब्राह्मणों की अलग कस्टमरी है, रीजन वाइज अलग कस्टमरी है, भोटिया लोगों में अलग कस्टमरी है, थारू बोक्साज में अलग है, जौनसार भाबर में आपके पॉलीएंड्री थी तो उनकी अलग कस्टमरी है, तो उन्होंने उसको रिस्पेक्ट दी। 1787 में जाके इट बिकेम शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट, और बाद में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट से भी फ्रीडम स्ट्रगल के बाद हम मुक्त होने लगे, और 1820 के बाद धीरे धीरे हम उससे फ्री हुए। बड़ी लंबी इंटरेस्टिंग कहानी है। डॉक्टर ठोलिया ने एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पर जब काम किया था, ही टच्ड मैनी ऑफ थिंग्स, और जब वो फुर्सत से लिखने के लिए तैयार हुए, वी लॉस्ट हिम, तो बहुत सारी चीज़ें रह गई। नोबडी एल्स हैज़ कम यट टू टैकल विद दीज थिंग्स। तो फिलहाल सिगौली की संधि 1815 में हुई। उन्होंने गोरखा शासन की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए उत्तराखंड के लोगों का सहयोग लेके गोरखों को हराया। बड़ी मज़ेदार बात है कि गोरखा हारे, लेकिन एक्चुअली वी लॉस्ट। स्लेव हम हुए, हमारी नई गुलामी शुरू हुई, ये समझने की बात है। ये ठीक है कि अंग्रेजी राज के बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं जो फ्यूडल दौर में नहीं होते, टिहरी में नहीं हो पाए, क्योंकि टिहरी फ्यूडल दौर तो 1949 तक चला। लेकिन रोचक बात यह है कि उसको हमने एक नया राज्य की बात समझी। लेकिन जो 1815 बल्कि 16 के अप्रैल के महीने में सिगौली, जो बिहार के बॉर्डर में है, नेपाल बिहार के, वहाँ जो ट्रीटी हुई वो सिगौली की संधि थी। सिगौली की संधि में साफ साफ ये कहा गया था कि हम क्या क्या व्यवहार जो है अपने कुमाऊँ, उस ज़माने में ब्रिटिश कुमाऊँ शब्द था, उसके साथ करेंगे। वो 18-20 सूत्र हैं, एटकिंसन के रजिस्टर में पढ़े जा सकते हैं। हर्षदेव जोशी की जल्दी मृत्यु हो गई। ट्रेल बिकेम द एक्चुअल फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊँ, और ट्रेल ने अपने तरीके से इसका प्रबंधन शुरू किया। एक मज़ेदार बात है कि जो मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स दे वेर फ्रॉम स्कॉटलैंड, एंड दे हैड some love, some emotional kind of affairs with the mountain people. उनका ब्रिटिश से ज़रा एक अच्छा उनका बनता नहीं था, अपने रीजनल जो सब रीजनल जो उनके संबंध थे वो गड़बड़ थे। तो हमारे जो दो कमिश्नर थे, बोथ वेर स्कॉटिश। पहला जॉर्ज विलियम ट्रेल, हु रूल्ड हियर फॉर 20 ईयर्स, और फिर उसके बाद हेनरी रामजे, जिसका लगभग 50 साल का दौर रहा। 1841 में ही बिकेम कैप्टन था उसमें वो, ही वॉज अपॉइंटेड एज डिप्टी कलेक्टर ऑफ अल्मोड़ा, और फिर 56 में वो ही बिकेम कमिश्नर, कंटिन्यू टिल 1885। उसने क्या नहीं किया, कोटद्वार, हल्द्वानी और टनकपुर बसाने से लेके, नहरें बनाने से लेके, रेल उसके ज़माने में आई, नैनीताल में सबसे बड़ा लैंडस्लाइड उसके ज़माने में आया, और ही वॉज द रेस्क्यू ऑफिसर। 3 बार वो पलट गया नैनीताल के लेक के कीचड़ में, और उसको निकाला गया घसीट करके, बट ही वॉज वर्किंग देयर। वो पहला था जिसने चाय के बागानों का विस्तार यहाँ किया। उसने पिलग्रिमेज की रूट को आगे बढ़ाया, तिब्बत ट्रेड को एक्सटेंड किया। उसके ज़माने में हमारे फूट हिल्स में रेल आई। भारत में रेल आने के 40 साल के भीतर वी हैव ट्रेन्स एट हल्द्वानी, काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार, देहरादून। ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। उससे आगे रोड जाने में बहुत 25-30 साल लग गए, लेकिन ट्रेन हमारे यहाँ आ गई। ट्रेन सिर्फ हमारे उद्धार के लिए नहीं आई थी, ट्रेन के पीछे कॉलोनियल रूल का बहुत बड़ा स्वार्थ था कि हाउ टू गेट हिमालयन रिसोर्सेज, मेटल्स, मिनरल्स, लेटर ऑन आफ्टर कमिंग ऑफ रेलवेज, फॉरेस्ट्स, इंडो तिब्बत ट्रेड। तो जो अगर संक्षेप में कहा जाए, 1815 के नेपाल वॉर से लेके 1903 में लासा में यंग हस्बैंड के द्वारा अटैक होने तक, कर्जन, लॉर्ड कर्जन के ज़माने में, ये जो 100 साल है, उसमें आप देखते हैं कि इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया, और उसके बाद हर मैजेस्टीज रूल यहाँ शुरू हो गया। और ये तो एक और मज़ेदार बात हुई वो देखने की है। 1803 में लॉर्ड कर्जन वॉज वॉकिंग इन वो हिल्स, ए स्पेशल रोड वॉज बिल्ट फॉर हिम। उसको पढ़ेंगे, उसके जर्नल को तो बड़ा मज़ा आएगा। आई एम अवे फ्रॉम ऑफिस, अवे फ्रॉम ये क्या बोलते हैं, टेलीफोन्स एंड तार और फलां फलां, ही टॉक्स अबाउट द वाइल्डनेस और दैट। वो सड़क अभी भी हमारे यहाँ मौजूद है। लेकिन मैं जब सोचता हूँ कि उसने और ज़्यादा डिटेल, लोगों ने अपना बेगार के विरोध में एक मेमोरेंडम भी दिया कि हमारे यहाँ फोर्स अनपेड लेबर है, इसको एबोलिश करिए, हमारे फॉरेस्ट लाइट दिए जा रहे हैं। वहाँ का डिप्टी कलेक्टर नाराज़ हो गया। शेरिंग उसमें डिप्टी कलेक्टर था, हु रोट ए वेरी फाइन बुक ऑन तिब्बत एंड हिमालय। तो मेरे मन में ये बात आती है कि कर्जन जब यहाँ घूम रहा था, उसके मन में 2 ही चक्कर चल रहे थे, एक बंगाल का विभाजन और एक अटैक ऑन लासा, विच दे डिड इन 1904, 3-4 एंड 5 पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके बाद कर्जन का युग समाप्त हो गया। लेकिन हमारे यहाँ कर्जन के युग के दौर में एक चीज़ प्रकट हुई कि प्रेस हमारे यहाँ बड़ी हो गई थी। 1870-68 के आसपास हमारे यहाँ प्रेस शुरू हो गई थी, हमारे यहाँ स्कूल शुरू हो गए थे,
हमारे यहाँ एक तरीके से जो कैंटोनमेंट 1826 में मसूरी, 1841 में आपका नैनीताल बसना शुरू हो गए थे। 3 बड़े कैंटोनमेंट आए, यहाँ एक कैंटोनमेंट आया देहरादून शहर के अलावा चक्रोता, फिर लैंसडाउन आया, फिर रानीखेत आया। अल्मोड़ा में ऑलरेडी कैंटोनमेंट था। गोरखों से इतना भय था उनको कि उन्होंने चंपावत लोहाघाट में भी एक फोर्ट को, एक कैंटोनमेंट को बनाए रखा। सबसे रोचक बात यह है, देहरादून उसका विटनेस है, जहाँ जनरल मारा गया नेपालियों के द्वारा और जहाँ नेपालियों का एक हीरो, उसका भी स्मारक है। यहाँ डबल स्मारक है, आपने देखा होगा देहरादून में सहस्त्रधारा रोड में या किस रोड में है वो, नीचे एक स्मारक है, ऊपर एक हिल में एक स्मारक है। पहले उन्होंने वहाँ मलाऊ का जो फोर्ट था, आपका जो आप जब फूट हिल से शिमला को जाते हैं तो बीच में जहाँ मोहन मिकीन है, उस जगह का नाम क्या है, सोलन के ऊपर वो फोर्ट था जहाँ गोरखाज लॉस्ट फर्स्ट, दे लॉस्ट फिर दिया, लेकिन यहाँ उन्होंने एक जनरल को मार दिया। हालांकि गोरखा वॉर जीत लिया अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी गोरखों के मार्शियल प्रतिभा से इतनी प्रभावित हुई कि दे डिसाइडेड टू मेक द आर्मी ऑफ गोरखाज। जो फर्स्ट गोरखा रेजिमेंट, जो बाद में नासिरी बटालियन करेगी, हमारे पलटन के जनरल्स यहाँ होंगे तो वो और करेक्ट करेंगे, तो उन्होंने नासिरी पलटन जो बनी वो फर्स्ट किंग जॉर्ज, बाद में उसको किंग जॉर्ज सोन गोरखा राइफल कहा गया, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1816। वहाँ से फौज में भर्ती का इतिहास चला, जिसने हमारे यहाँ पूरे माइग्रेशन की हिस्ट्री शुरू की, जो इंटरेस्टिंग है, जिसने मनी ऑर्डर इकोनॉमी शुरू की। बड़ी रोचक बात है कि 200 साल बाद, 150 साल बाद जब हम अस्कोट अराकोट की यात्रा कर रहे थे 1994 की, तो एक आदमी ने कहा, गुरु आप मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहाँ छो, आप तो रनी ऑर्डर इकोनॉमी हो गई। तो मैं बड़ा वो उसकी म्यूजिक, उसका जो लिरिक्स था उसको सुन के मैं बड़ा गदगद हुआ। मेरा मन जरा समझाइए इसको। उसने कहा कि उस समय तो सिपाही बन के जाते थे तो रिटायर होकर गाँव में आते थे, तो मनी ऑर्डर इकोनॉमी वर्कड, क्योंकि मनी ऑर्डर घर में आता था। इसके रिकॉर्ड हैं कि लैंसडाउन इलाके में कितने मनी ऑर्डर आए, पिथौरागढ़ जिले में कितने मनी ऑर्डर गए। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकेंड में उन्होंने मेमोरियल्स भी बनाए हर जगह। लेकिन ये रनी ऑर्डर किस, उन्होंने कहा कि अब ये हो गया कि अगली पीढ़ी में कोई कैप्टन बन गया, अगली पीढ़ी में मेजर बन गया, बाद की पीढ़ी में जनरल बन गया। आज हमारे उत्तराखंड से लगभग 30+ जनरल्स हैं इंडियन आर्मी में, नेवी, और उसमें भी बहुत बड़े वो हैं। तो उन्होंने कहा कि अब बड़े हो गए हम, तो अब हमारी हैसियत ये हो गई है कि हम हल्द्वानी में, दिल्ली में, लखनऊ में, वहाँ जमीन कर, अब रनी ऑर्डर आ गया। अब बच्चे कहते हैं कि कम डाउन डैडी, मतलब माता पिता हो, आ जाओ नीचे, अब हमारे यहाँ रहो, अब गांव में जाना है। इस तरीके से जो आउट माइग्रेशन है वो एक तरीके से रीजन को छोड़ने के रूप में एक तरीके से प्रकट हुआ। तो अब मेरा अगर कैलकुलेशन सही माने जाए, जब तक इसको कोई इकोनॉमिस्ट चुनौती नहीं देता है, तब तक ये माना जाएगा कि पिछले लगभग 140-50 सालों में उत्तराखंड से तकरीबन 60 लाख लोग उत्तराखंड से बाहर गए। अब यू कैन फाउंड देम इन एनी प्रोविंस ऑफ इंडिया और इन एनी कॉन्टिनेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सिलिकॉन वैली में आपको 10 ऐसे लोग मिलेंगे जो उत्तराखंडी ओरिजिन के हैं, जिनका वहाँ उद्योग है। यू नो बेटर दिस। एक बार हमारे एक साथी अलास्का में गए तो पता चला कि एक कोई शर्मा जी हैं गढ़वाल के, वो अलास्का की जो ऑयल लाइन है उसके इंचार्ज थे और डीएसपी कॉलेज में पढ़े हुए थे। वो कह रहे हैं मैं देखा रह गया, और शाम को कुछ खिलाने के लिए, पहाड़ी खाना खिलाने के लिए अपने घर ले गए। तो कहाँ कहाँ नहीं पहुँचे, क्योंकि आउट माइग्रेशन ने एक बड़ी चमक हमारे समाज को दी। लेकिन आउट माइग्रेशन ने हिंटरलैंड में एक अंधेरा भी पैदा किया, ये देखने की बात है। आप कल्पना कीजिए, एक माँ अपने बच्चे से, एक पत्नी अपने पति से और बच्चे अपने पिता से 1-1, 2-2, 3-3 साल के लिए बिना उनके हैं, तो इस वियोग को, इस अब्सेंस ऑफ मेल्स को आप इकोनॉमिक्स की भाषा में कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। तो एक इस आउट माइग्रेशन ने एक अंधकार हिंटरलैंड में पैदा किया, जिसको हम अब तक नहीं समझ पाए। तो अगर माइग्रेशन नहीं होता तो कितने सारे फूल नहीं खिले होते उत्तराखंड से जो बाहर निकले, एक से एक। लेकिन हिंटरलैंड में जो अंधकार पैदा हुआ वो कभी हम लोगों ने प्रॉपर्ली स्टडी नहीं किया। उसके बहुत तरीके के परिणाम निकले। पूरा बोझ माँ पर चला गया, पूरा बोझ महिलाओं पर चला गया। बच्चे भी देखने हैं, जानवर भी देखने हैं, ऐपण भी देखने हैं, गीत भी देखने हैं, लोक देवता भी देखने हैं, सास ससुर को भी देखना है, रिश्तेदारी भी नहीं मानी, मनी ऑर्डर का इंतजार भी करना है। हफ्ते में 1 दिन मनी ऑर्डर देने के लिए आता है, महीने में 1 बार मनी ऑर्डर आता है। मनी ऑर्डर पहुँचता रेगुलर था। तो ये एक इस आउट माइग्रेशन को हमने आज़ादी के बाद से एक्सेलरेट कर दिया।
और कोरोना पीरियड में जो 3 लाख लोग लौटे, उनमें से हम 10,000 भी लोगों को यहाँ रोक नहीं पाए, क्योंकि वी डिडंट हैव एनी विज़न, अल्टरनेटिव सोच हमारा नहीं था। ज़मीन पर तो हम सोच ही नहीं पाए पिछले 25 सालों में, मेरा ये मानना है। खैर आगे बढ़ गए, फ्रीडम स्ट्रगल का दौर चला, एक से एक हीरो हमारे, एक छोटे से इलाके ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को इतना कंट्रीब्यूट किया, आप कभी तुलना करेंगे तो इतना नहीं आया। तो फिलहाल अंग्रेज़ों के आने तक और अंग्रेज़ों के जाने तक हम एक ऐसा समाज थे जिसकी बहुत भाषाएं थी। आज हम तकरीबन वहाँ आ गए हैं जहाँ हम 18 भाषाएं, सैकड़ों लोक देवता, तमाम तरीके के गहने वगैरह पहनने वाले लोग हो गए। फिलहाल राज्य की अवधारणा शुरू हो गई। ट्रीटी स्टेट के कारण राज्य की अवधारणा बनी। ये 1900 के आसपास ये बात बनने लगी कि कैसे हम आगे करेंगे। समय कम है लेकिन मैं अब जल्दी करता हूँ, मैंने ज़्यादा समय यहाँ खर्च कर दिया। 1928 में जब साइमन कमीशन आया तो हमारे लोगों ने, जो फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे लेकिन लर्नेड लोग थे, उन्होंने अपना एक सबमिशन दिया। उसमें यह कहा कि वी वांट सेपरेशन नॉट आइसोलेशन। उनका ये कहना था कि हमारा एक पेक्यूलियर भूगोल है, उसमें उसको हम अपने तरीके से प्रबंध करना चाहते थे। वही राज्य का एक कारण बना और आगे को गया। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने इसके बारे में कहा, नेहरू कमेटी ने इसको डिस्कस किया 29 में, फिर जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन हुआ उस पर भी हुआ। फिलहाल लंबे 100 साल की संघर्ष के बाद ये आगे बढ़ा। हम राष्ट्रीय स्ट्रीम में ज़रूरत से ज़्यादा थे तो हमारे यहाँ क्षेत्रीय दल नहीं बन पाया। पीसी जोशी ने जो कुमाऊं संकल्प बनाया उसका आकर्षण बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। गढ़वाल के महाराजा ने जो उत्तराखंड परिषद बनाई उसमें भी बहुत आकर्षण नहीं हुआ। उत्तराखंड क्रांति दल भी हमारे यहाँ बना, उसको जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था नहीं मिला, लेकिन उसने उत्तराखंड के कॉज को आगे बढ़ाया। और फाइनली बहुत शहादतों के बाद, 43 शहादतों के बाद, अनेक बलात्कारों के बाद, दमन के बाद 1994 में ये सब हादसा, ये घटनाएं हुई। हमारे यहाँ जो है सरकार बनी, लगभग 10-11 मुख्यमंत्री हमारे यहाँ निकल गए हैं, इतनी सरकारें बन गई हैं। और राज्य के बहुत सपने हमारे यहाँ थे। एक अपराध मुक्त, व्यभिचार मुक्त, नशा मुक्त उत्तराखंड की बात थी। उत्तराखंड के आंदोलन का मर्म और शहादतों की कदर तभी हो सकती थी। महिलाओं और बच्चों और ग्रामीणों की तरफ मुखातिब उत्तराखंड की बात होती थी। बराबरी के समाज की ओर जाता हुआ, अपने दलितों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों को अपने समाज की अतिरिक्त चमक समझता हुआ समाज, ऐसी कल्पना हमारी उस ज़माने में होती थी। इसलिए हमने एक बार 371 की भी डिमांड की थी। पर्यटन के जो तत्व हों वह तीर्थाटन से कुछ सीखें। ऐसा ना हो कि पर्यटन तीर्थाटन को दबोच ले, जैसा कि अभी हमारे यहाँ स्थिति हो गई है। रोजगार हो, प्रवास भी हो तो अर्थपूर्ण हो, भनमजुआ बन के न जाएँ, हम कुछ अच्छा शिक्षा प्राप्त करके जाएँ, आदि आदि। दुनिया को फतह न भी करें तब भी एक आत्मसम्मानजनक जीवन प्रवास में और पहाड़ में अपना बिता सकें, आदि आदि। इन सब के बारे में आप सब लोग जानते हैं। मैं ज़रा समय ज़्यादा अपील करूँगा माने कि 8 पॉइंट हैं जिनको मैं बहुत ही संक्षेप में करूँगा। सबसे पहले संसाधनों का सवाल है। पहला ज़मीन है, फिर जंगल है, फिर पानी है। तो मैं कह रहा हूँ कि ज़मीन जो है सबसे बड़ी चुनौती है। 5% ज़मीन रह गई होगी एग्रीकल्चरल लैंड हमारे यहाँ। जो लास्ट हमारे यहाँ सेटलमेंट हुआ था, अगर पुराने सेटलमेंट को छोड़ दें तो वो सेटलमेंट 58 से लेकर 64 तक हुआ था। और उस सेटलमेंट के बाद 40 साल में वो सेटलमेंट होना चाहिए था। संस्कृति कला परिषद की जब मीटिंग नरेंद्र तिवारी जी ने की थी, हम लोग संयोग से, सौभाग्य से उसके मेंबर थे उस समय। तो हमने छेड़ा उनसे कि संस्कृति तो तब रहेगी जब ज़मीन रहेगी, तो आप लैंड सेटलमेंट तो करा दो, आपके रहते हो जाएगा। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल तलब काम है। और फिर कान में उन्होंने कहा, बहुत प्रभावशाली लोगों ने ज़मीनें दबोची हुई भी कहा उन्होंने। नरेंद्र तिवारी स्पोक दिस। और ये आपका जो सेक्रेटरी की भवन है उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर में कोई हॉल था, उसमें मीटिंग हो रही थी। तो जो 2002-3 में जो सेटलमेंट हो जाना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ। तो 60 सालों में कितनी एग्रीकल्चरल ज़मीन हैज़ गॉन टू नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजेज, वी डोंट नो, आवर स्टेट डोंट नो, आवर एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट डोंट। अभी भी जानने को बेचैन नहीं है। उसको छेड़ेगा कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री, कोई सरकार उसको नहीं छेड़ेगी। तो लैंड एक ऐसा इशू है जो आपकी पहचान से जुड़ा हुआ है। अगर लैंड गई, ज़मीन गई, आपकी पहचान गई। फ्लैट में आप सिर्फ कठमाली हो सकते हैं, कठकुमाऊँ हो सकते हैं, आप ट्रू माउंटेन मैन या उत्तराखंडी नहीं हो सकते। ये समझने की बात है, अगर समझना चाहे कोई तो। फ्लैट से आपकी सांस्कृतिक पहचान नहीं बनती। ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है, उसमें पेड़ का होना ज़रूरी है, उसके बगल में चारागाह का होना ज़रूरी है, धारे का होना ज़रूरी है, नौले का होना ज़रूरी है, आपके मुर्दा घाट का, आपके घराट का होना ज़रूरी है।
तो इसलिए पनघट गोचर कॉमन्स में हम बहुत रिच थे। तो कॉमन्स हम सोचते थे कि नए राज्य में रीइन्वेंट होंगे, सुरक्षा होगी, उसमें हम फेल हो गए। संसाधनों में बहुत कम जमीन है। नारायण दत्त तिवारी और खंडूड़ी जी ने बड़े निर्णय लिए थे 200, 250, 500 वाला, उसको बाद की सरकारों ने एकदम से डाइल्यूट कर दिया, ख़त्म कर दिया। युवाओं ने, महिलाओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने अनेक बार डिमांड की कि हमारे यहाँ भू एक्ट बने। भू एक्ट नहीं आया हमारे यहाँ। वो क्या बोलते हैं, क्या कानून आया, वो यूसीसी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको पूरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक नेशनल फेनोमेना है, हमारे संविधान का ड्रीम था। वो देश के स्तर पर लागू होना चाहिए। कोई सरकार में दम है तो उसको करना चाहिए। स्टेट में नहीं हो सकता वो, आप सोचिए उसके बारे में। उतना ध्यान अगर हमारा भू कानून में दिया होता तो हमारी बची खुची ज़मीन बचती, एक पुंगड़ा बचता, आपका तरागा बचता। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है कि देहरादून और हल्द्वानी आके हमारी महिलाएं रोगग्रस्त होने लगी हैं। जो महिला जंगल, ज़मीन और ये सब कामों से जुड़ी हुई थी, वो एक फ्लैट में अब फंसी हुई है। आप हल्द्वानी के अस्पतालों को और यहाँ के अस्पतालों का सर्वे किए, हमारी ये वाली जनरेशन की माताएं जो माइग्रेट हुई, वो अभी अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक्लेमेटाइज नहीं हो रही हैं। जैसे आप कस्तूरे को नीचे लाते हैं तो 7,000 से नीचे आके उसकी डेथ हो जाती है। ये दशा हमारे समाज को भुगतनी पड़ रही है। तो ज़मीन का मुद्दा बड़ा था, ये नहीं हो पाया है, इसकी ओर ध्यान है। जंगल 64% जंगल हमारे यहाँ है। तो जंगल अभी भी कम्युनिटी के नहीं हो पाए। कम्युनिटी के हो पाए का मतलब ये नहीं है कि हमारे जो पेरेनियल जंगल हैं वो इकोलॉजिकल रोल अदा करें, लेकिन गांव के पास एक वन पंचायत तो हम डेवलप कर सकते हैं जिसमें गांव का प्रभुत्व हो, गांव उसका संचालन करे, गांव उसका एडमिनिस्ट्रेट करे। अभी आपने देखा होगा कि बिनसर में 6 लोगों की मृत्यु हुई। आपने 2 साल पहले दो साल नहीं, करीबन 15 साल पहले 2009 में डडवाड़ा आपके पौड़ी जिले में 8 लोगों की मृत्यु हुई हमारे सामने। रिजर्व जंगल से आग गांव के जंगल में आई, आग बुझाते हुए सब ठीक हो गया, फिर जबर हवा चली और 8 लोग उसमें मारे गए। तो जंगलों को रीइन्वेंट करने की बात थी और फॉरेस्ट को कॉलोनियल जो समझदारी है उससे बाहर निकालने की बात थी। एक तरीके से कस्टोडियन स्टेट को होना था, वन विभाग को एक लीड रोल अदा करना था। और आप अगर 80% रिजर्व फॉरेस्ट को इकोलॉजिकल रोल के लिए, कार्बन सिंक के लिए छोड़ रहे हैं, तो जो छोटी सी वन पंचायत बना रहे हैं, क्योंकि वनों पर निर्भरता बहुत कम हो गई है। 80 लाख लोग अभी गैस के चूल्हे में खाना बना रहे हैं हमारे यहाँ। अगर हमारी जनसंख्या अभी मान लिया 125 करोड़ हो गई है, तो 80 लाख लोग लगभग, इसको और क्लियरली आप RTI से हम पता कर सकते हैं, इतने लोग गैस पर आ गए हैं। तो गैस पर आने से जंगल पर दबाव बहुत कम पड़ा है। मसूरी में आपने देखा होगा कि बिल्डिंग के बनाने में जंगल कट रहे हैं, लेकिन आपके ईंधन के लिए जंगल नहीं कट रहे। चारा खरीदने लगे हैं लोग बाग नीचे से, पैक्ड वाला भी, बहुत सारा फर्क हुआ है। तो जंगल का प्रेशर कम हुआ है, उसको हम सुनियोजित कर सकते हैं आदि आदि। जंगल के और बहुत से पक्ष हैं। अब जल आता है जल्दी जल्दी में। जल में हमने, अंग्रेजों ने जल को कभी प्राइवेटाइज नहीं किया, स्टेट ने टेक ओवर नहीं किया। 1930 में जब कुमाऊं लॉ कमेटी बनी तो लॉ कमेटी ने ये सुझाव दिया कि हम जल लेने की तैयारी करते हैं और घराट में टैक्स लगाएंगे, कुछ बड़ा हुआ। लेकिन फिर वो फ्रीडम स्ट्रगल के दबाव के कारण वो नहीं हो पाया और आज़ादी के बाद जल पर सरकार का कब्जा हो गया। जल निगम, जल संस्थान और जो ये क्या आया था, एक स्वजल आया था, इन्होंने जल के डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा काम किया, लेकिन दे नेवर थॉट अबाउट क्रिएटिंग वाटर, कंजर्विंग वाटर। बहुत बड़े काम हमारे साथियों ने इस पर किए हैं कि पानी को कैसे रोकें, कैसे बचाएं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करें। ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आए। कभी कभी ये हुआ कि जो एक फायर लाइन बनाता था, जो गधेरा, उसका पूरा का पूरा पानी पाइप से आपने कस्बे में या गांव में पहुंचा दिया। जो एक नेचुरल फायर लाइन वो गधेरा बनाता था, वो नहीं बना पाया। ये बिनसर में मैं पिछले ही हफ्ते देख के आया और पहली बार बाँच के जंगलों में आग जलती हुई दिखाई दे रही है, जो पहले सिर्फ चीड़ में होती थी। अब मैं उसके कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ। तो वनों, और तीसरा जो हमारा अगला रिसोर्स है वो वन्यता है, वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस एक तरीके से जितने हमारी संपदाएं हैं उनका समुच्चय है, उनका एक क्या कहेंगे उसको, कॉन्ग्लोमरेट, जिसको जियोलॉजी वाले कहते हैं ना, उनका कॉन्ग्लोमरेट है वो। एक झरना है, एक नदी है, एक पहाड़ है, एक दर्रा है, एक जंगल है, 4 बुरांस हैं, 5 प्योली हैं, एक न्योली ऊपर से बांस रही है। ये मिलके वाइल्डरनेस बनाते हैं। वाइल्डरनेस की रचना कोई प्लानिंग कमीशन, कोई सरकार, आप हम नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये मिलती है प्रकृति के द्वारा। इसको कंजर्व करने में वी हैव ट्रेमेंडसली फेल्ड। बायोडाइवर्सिटी में हम फेल हो गए। जो हमारा स्टेट एनिमल है उसको जान के लाले पड़े हुए हैं, वो बेचारा हाई एल्टीट्यूड में है, वहाँ तक उसके पीछे पड़े हुए हैं लोग बाग।
और वो एनिमल तो बना रहेगा हमारा चिन्ह, लेकिन वो जंगल में रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी चिंता हमारे यहाँ नहीं है। बुरांश भी कब तक खिलेगा, अब दिसंबर में खिलने लग गया। जो क्लाइमेट चेंज का दबाव है वो अलग तरीके से है। तो वन्यता, जैव विविधता, आपने सुना होगा कि 24% देश में जंगल है टोटल। हमारे यहाँ अभी भी 64 से 70% क्षेत्र जो है। यूपी में जितना एग्रीकल्चरल लैंड है जो इंडिविजुअली ओन्ड है 70%, हमारे यहाँ उतनी लैंड जंगलात के अंतर्गत है। अगर आप हर गांव को एक वन पंचायत देते हैं तो हमारा पूरा जंगल जो है वो इकोलॉजिकल रोल के लिए रहता है। उसके प्रति उदार दृष्टि आपकी होनी चाहिए। आपने कहा जहाज आएगा काट दो, आपने कहा फ्लाईओवर आएगा काट दो, आपने कहा ये छाया हो रही इसके नीचे वो पानी बेचता है, वो चमड़ी वो जूते में पालिश करता है, काट दो, हल्द्वानी में जैसे किया। तो इतनी निर्दयता और निर्ममता से विकास कार्य आगे को नहीं हो सकता। एक पेड़ को लगाने में, यानी कि वो पेड़ ऐसा था जो आपके काठगोदाम के चौराहे पर कटा, जो मुझे लगता है कि बिशप हैबर को देखा हुआ था, हु विजिटेड कुमाऊं इन 1824, जिसने लॉर्ड कर्जन को काठगोदाम से ऊपर जाते हुए देखा था, जो 1903 में ऊपर को गए, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को 29 में, 35 में और 40 में वहाँ आते हुए देखा था। वो पेड़ उन्होंने काट दिया। उस जरा सी समझौता कर सकते थे, अगर 4 फीट वहाँ पर सड़क कम हो जाती कौन सा अनर्थ हो जाता। तो एक जरा सी सेंसिटिविटी, एक जो संवेदनशीलता जो है वो प्रशासन, नेताओं, राजनीति में ज़रूर चाहिए। विकास का मतलब एक खड़ंजा बना देना ये नहीं है। विकास का मतलब उस भूगोल के साथ तादात्म्य बनाते हुए कोई रास्ता बनाओ, ये है। अंग्रेजों ने भी तो खड़ंजे बनाए थे, आदि आदि। तो फिलहाल जो वन्यता और वाइल्डनेस है ये बड़ा वो है। और आपको पता है कि पूरी दुनिया का 3% है हिमालय सिर्फ, और हम 10% बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हम उत्तराखंड के लोग भी शामिल हैं। हमारी स्थिति लद्दाख से और हिमाचल से बिल्कुल भिन्न है, हम बायोडाइवर्सिटी में रिच है। जंगल के बाद में एकदम मनुष्यों में, जानवरों को छोड़ के मैं आपदा में आता हूँ। आपदा एक बड़ा संकट है, मैं ब्रीफली बहुत कहता हूँ। बहुत सारे भूकंप हमारे यहाँ हैं जो पूरी तरीके से प्राकृतिक हैं, जिनकी भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। लेकिन भूस्खलन और बाढ़ें जो पहले नेचुरल थी वो अब मैन मेड हो गई। जैसे 1893 की जो अलकनंदा की फ्लड थी वो पूरी की पूरी नेचुरल थी। लेक बनना भी, लेक का टूटना भी, पार्शियल लेक टूटी थी तब। लेकिन 1970 की अलकनंदा बाढ़ में जब गोना लेक टूटी, इट बिकेम मैन मेड, क्योंकि जंगल के कटने के कारण उसमें कंट्रीब्यूशन हुआ, जिस पर बाकायदा जो जंगल के इलाके होते हैं उनका पूरा अध्ययन करके चंडी प्रसाद भट्ट ने अपने लेख में उसको उजागर किया था। उसी समय हेमचंद्र बगुड़ा ने उसको माना था, बाकायदा कमेटी बिठाई थी चिपको आंदोलन को लेकर। और आपने देखा 2013 में किस तरीके का ट्रीटमेंट जो है अलकनंदा ने किया, क्योंकि उसमें अब सड़कों के मलबे ने और टनलिंग से निकले मलबे ने और हाइडल्स ने ज़बरदस्त भूमिका निभाई। और रवि चोपड़ा कमेटी को अगर कभी आप पढ़ेंगे, जो कि आप नहीं पढ़ेंगे अभी, लेकिन आँख खोलने वाली है। हमारे समाज में ये भी है कि आँखों का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, और आँखों के ऊपर जो दिमाग है उसका इस्तेमाल हम आजकल, ये जो मेरे जेब में भी है वो टेलीफोन, इस पर बिता देते हैं। तो समाज आपका उर्वर कैसे बनेगा जब आप तथ्यों को नहीं जानेंगे, एनालिटिकल माइंड नहीं लगाएंगे और अपना एक कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनाएंगे। आप जरूरी थोड़ी है कि हमसे सहमत हों या हमारे विशेषज्ञों के सहमत हों, लेकिन आप कोई तो पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए। आप निर्दलीय कैसे हो सकते हैं, आप निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं, आप तटस्थ कैसे हो सकते हैं, ये सोचने की बात है 25वें साल में तो विशेष रूप से। और बहुत कहानियाँ हैं, आपने धराली से थराली तक की कहानी सुनी है। अभी आपने छेनागाड़, डमारगाड़ में 9 लोग जो मारे गए उनकी बात सुनी होगी। सहस्त्रधारा में आपके आंखों के सामने 10 लोग मरे हैं। आपके मन में यह बात आया कि जंगल की थिनिंग हो गई, आपके मन में ये बात आई कि जो देहरादून से मसूरी की सड़क है उसमें बहुत मलबा खुदा है, वो सब एक साथ आया। अगर उसमें मान लिया 24 घंटे के भीतर 200-300 मिलीमीटर बारिश होती है तो वो पूरा वॉश करके ले जाएगा। खनन पूरे जगहों में हो रहा है। मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है बागेश्वर के लिए, लेकिन तब दिया है जब 50 साल में वो पूरा इलाका नष्ट हो गया। एवलांच और हिमस्खलन के बारे में सुना होगा, एक नया बिहेवियर हाई एल्टीट्यूड ने किया है। जिस द्रौपदी के डांडा में पिछले 50 साल से NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग के पर्वतारोही अध्ययन कर रहे थे, वहाँ एक दिन 4 अक्टूबर 2019 को 29 यंग लोग जो माउंटेनियर बनने जा रहे थे भविष्य के, पता नहीं कितने एवरेस्टर उसमें से होते, कितने नंदा देवी में जाते, दे ऑल पेरिस्ड टुगेदर। 29 लोगों की मृत्यु हुई। पहली बार NIM के लोग कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ, हम तो इतने सालों से वहाँ कर रहे थे। तो ये हाई एल्टीट्यूड ने एक नए किस्म का, आपने माणा वाली घटना सुनी होगी 2 साल पहले, माणा में कैसे मजदूर वगैरह दब गए थे। फिर आता है विकास। विकास में सड़क को बहुत बड़ा मानते हैं, और सड़क बहुत बड़ी चीज़ है। सड़क की तड़फ हमारे समाज में बहुत पहले से रही।
और इसलिए उस ज़माने में उसने तिब्बत के लिए सड़कें बनाई, रोहिलखंड से चाहे 4 ही सड़कें बनाई, हरिद्वार श्रीनगर से लेके बद्रीनाथ तक, और यहाँ रोहिलखंड से लेके आपके तिब्बत तक की सड़कें उस ज़माने में बनी। गोरखू ने एक इस तरीके की सड़क बनाई जो काठमांडू से लेके कांगड़ा तक की सड़क थी, जिसमें उनकी डाक वगैरह जाती थी। इट कंटिन्यूड फॉर अराउंड 10-12 ईयर्स। अंग्रेजों ने फिर फर्दर उसको किया, और हमारे यहाँ सड़कों की इतनी थी, पैदल सड़कों की भी तड़प थी और बाद में मोटर सड़क की भी तड़प थी। पहली सड़क हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन से कैंटोनमेंट के लिए बनी, हल्द्वानी टू रानीखेत, कोटद्वार टू लेंसडाउन और देहरादून टू चक्रोथा, और जगह के लिए सड़क नहीं बनी। इवन मसूरी के लिए नंबर 2 किया गया। नैनीताल के लिए बाद में सड़क गई, पहले रानीखेत के लिए बनाएगी, क्योंकि कैंटोनमेंट का एक अलग मायना होता है सड़क से जुड़ने का। और फिर उसके बाद आपने सुना होगा 36 सन में जब गोविंद वल्लभ पंत की सरकार बनी तो हमारे यहाँ एक सड़क मंजूर हुई। लोगों ने डिमांड की कि जो लेंसडाउन है उसको पौड़ी से जोड़ा जाए। अपर गढ़वाल ने वहाँ से लड़ाई की कि नहीं, हमें चौखुटिया से जोड़ा जाए, क्योंकि उनकी मार्केट हल्द्वानी और रामनगर हुआ करती थी। पूरा गढ़वाल बंट गया। किसी के मन में नहीं आया कि दोनों सड़कों की मांग करो। तो गौरदा एक अल्मोड़ा के बड़े मशहूर कवि थे, उन्होंने कहा कि मतलब दोनों सड़क के लिए लड़ो गढ़वाल वालों, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, दोनों सड़क मांगो। और बाद में दोनों सड़कें मंजूर हुई, प्रॉब्लम उसकी हल। आपने भूख हड़ताल सड़क के बारे में सुना होगा, बद्री केदार को जोड़ने वाली, फिर उसमें बस चलाने के लिए हुई। तो ये सड़क का और बांध का और उसके बाद खनन का, फिर जंगलों के कटान का, फिर शिक्षा का, ये बहुत सारी चीज़ें छोड़ते हुए मैं पर्यावरण में जल्दी मैं करता हूँ। बहुत नाजुक है हिमालय, सेस्मिक गैप एरिया में है ये, हमारे गेंसी से लेकर डॉक्टर बल्दिया तक कहते हैं। RIS फैक्टर भी है, रिजर्वायर इंड्यूस्ड फैक्टर है। उसके बाद सेस्मिक गैप एरिया का मतलब है जहाँ 150-200 साल से बड़ा भूकंप नहीं आया है, तो हमें सावधान होगा। आप कल्पना करिए कि उत्तराखंड की जनसंख्या का 25% जमुना और गंगा के दोआबे में यहाँ रहता है। अगर भूकंप हमारे करीब में उसका कभी एपिसेंटर होता है तो देहरादून का क्या हाल होगा, आप सोचने की बात है। और हमारे यहाँ तो ऊपर भी 5-5, 6-6 मंजिले मकान बन रहे हैं। तो ये इन्वायरमेंट के बहुत सारे आस्पेक्ट हैं जो देखी जाएं। तो मेरा कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी दोनों ही वो हैं। आर्थिक परिदृश्य, ज़मीन का बहुत सारे इसमें मुद्दे हैं जिनको मैं छोड़ रहा हूँ। ज़मीनें बिक रही हैं, ये भी मैं छोड़ दे रहा हूँ। भूगोल भी छोड़ दे रहा हूँ। शिक्षा संचार के बहुत सारे पक्ष थे। चलो अब मुझे इसको लेख के रूप में लिखना पड़ेगा। मैं आता हूँ अब सीधा मीडिया में। यहाँ पर 2 पॉइंट है, मैं ख़त्म कर दूँगा इसके बाद। एक मीडिया से पहले मैं एक नाजुक पक्ष को लेना चाहता हूँ। महिलाओं और बच्चों के प्रति जो उदार दृष्टि बननी चाहिए थी वो अभी नहीं बनी है। नंबर 1, अंकिता भंडारी मामले में हमारे समाज का न पिघलना हमारी निर्ममता और हमारी निर्जीवता का उदाहरण है, हमारी अमानवीयता का भी उदाहरण है। उस बेटी में अपनी बेटी को न देख पाना बहुत शर्मनाक है, मैं कहना चाहता हूँ। फिर भी देखा बहुत उन्हें, और उन्होंने बाकायदा बहुत प्रोटेस्ट की। इवन नैनीताल में प्रदर्शन किया उन्होंने, हाई कोर्ट में प्रदर्शन किया, कोटद्वार के निर्णय आने तक प्रदर्शन किया। कितने प्रभावशाली व्यक्ति उसमें थे उसको हमारी सरकार एक्सपोज नहीं कर सकी। ये जगदीश चंद्र की अल्मोड़े में एक दलित की हत्या हुई, उसने अंतर्जातीय विवाह किया। दलित माता का भोजन का प्रसंग आया। अब मुसलमानों वाला प्रसंग मैं इसलिए छेड़ना चाहता हूँ कि इसको कोई छेड़ना नहीं चाहता है, आप उसके बर्रे में हाथ नहीं डालना चाहते। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने उनको डोम नगर का नागरिक बना दिया। अनेक मुसलमान यहाँ ऐसे हैं जो हम में से बहुत सारे लोगों से पहले यहाँ आ गए। मैं देख रहा था कि जो ब्राह्मणों का माइग्रेशन है वो कुछ 16वीं-17वीं शताब्दी तक होता रहा। ये 15वीं-16वीं शताब्दी में आ गए हैं लोहाघाट में और यहाँ श्रीनगर में और फिर बाद में अल्मोड़ा में। इन्होंने होली के कल्चर को बनाया, इन्होंने क्लासिकल होली के संगीत को यहाँ फैलाया। ये चूड़ियाँ बनाते थे, हमारे पूर्वज दादी और माताओं ने इनके हाथ से चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। और मैंने अपने बचपन में अपनी दादी को खान साहब से चूड़ियाँ पहनते हुए देखा है। ये हमारे समाज के पार्ट थे। देवर कुमाऊनी स्पीकिंग और गढ़वाली स्पीकिंग। आप मस्जिद देख सकते हो, खुदाई को पूछते थे, जागर लगाते थे। हमारे सलाम वालेकुम वाला गीत सुना होगा आपने केशव अनुरागी का, ये सब हमारे यहाँ चलते थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये नए निज़ाम में तो नहीं आए थे यहाँ, ये चंपावत अल्मोड़ा में पहले आ चुके थे, श्रीनगर में पहले आ चुके थे। रामलीलाओं में रामलीलाओं की अभ्यास नहीं होता था, रामलीलाओं की तालीम होती थी, और ये तालीम ये हमारी मुस्लिम बिरादरी करती थी। तबले में वो निष्णात, मसकबीन में वो निष्णात थे। देहरादून में कितने सारे मिलेंगे और वहाँ तक मिलेंगे आपको। उसके बाद होलियों की बैठकों में वो होते थे। अल्मोड़े के दर्शनी पुतले जो हैं ये लोग बनाते थे, दशहरे के जागर लगाते थे। सैयद बाणी उनके यहाँ गाई जाती थी, सलाम वालेकुम। केशव अनुरागी का ये गीत सुन सकते हैं। 2 उदाहरण और हैं जिनमें मुस्लिम नहीं है लेकिन मुस्लिम के प्रति जो हमारा प्रेम था उसका उदाहरण है। चंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से 23 अप्रैल सन 1930 को पेशावर में इनकार किया था। ये
किस्सा खानी बाज़ार वहीं पर थी, जिसके बगल में राज कपूर और दिलीप कुमार के घर अभी भी नेशनल प्रिजर्व के रूप में रखे हैं उन्होंने, वहाँ पर गोली चली थी। चंद सिंह गढ़वाली रिफ्यूज टू फायर अपॉन पठान्स, यानी कि हमारा समाज ऐसा कॉन्जिनियल था, उसने बादशाह खान पर गोली चलते हुए नहीं देख सकता था, वो उसने प्रोटेस्ट की। और दूसरा और अनोखा उदाहरण है अल्मोड़े के पंत परिवार की कन्वर्टेड क्रिश्चियन बनी हुई लड़की इरीन, हाउ सी फेल इन लव विथ लियाकत अली खान हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कैसे उसको मादरे पाकिस्तान का टाइटल मिला, ये आश्चर्य की बात है। अल्मोड़ी की ये ब्राह्मण लड़की, उनको एक प्यार मोहब्बत जो है किस तरीके से देश के पार्टीशन के साथ पाकिस्तान ले गया और वहाँ मादरे पाकिस्तान हो गए। ये उदाहरण हमारे हिंदू मुस्लिम रिश्ते के। अगर पार्टीशन हुआ, हमारी राजनीति फेल हो गई, अंग्रेज़ों की कूटनीति सफल हो गई, तो इसके लिए हमारी पीढ़ी जिम्मेदार नहीं है ना। अभी उनको सज़ा क्यों दी जा रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ। इधर उपक्षेत्रीयता की शब्दावली बहुत आई है। कुमाऊँ गढ़वाल हमने इतना कभी नहीं सुना, देसी पहाड़ी कभी नहीं सुना हमने, ठाकुर ब्राह्मण कभी हमने नहीं सुना, हरिजन सवर्ण, मैंने ये शब्दावली लगभग मेरी जनरेशन भूल गई थी। ये बहुत हरी हो रही है और ऐसा लगता है कि हमें पहले से कोई कैंसर था, अब वो दोबारा उजागर हो रहा है, ऐसा फील होता है। ये उपलब्धियां नहीं हैं, मैं कहना चाहता हूँ। और ये सरकारों को, मुख्यमंत्रियों को ये समझना चाहिए, ये उपलब्धियां नहीं हैं। उपलब्धियां इनसे अलग होती हैं। उपलब्धियां सार्वजनिक चमक देती हैं, सूरज की तरह सबका जो होता है। उपलब्धियां कभी भी सीमित नहीं होती हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। पत्रकारिता में सीधे चला आता हूँ मैं। मीडिया में हर दौर में दलाल होते हैं, मीडिया में हर दौर में बिचौलिए होते हैं। पहले भी होते थे, भारचारण होते थे। भारचारण बेचारे राजा की प्रशंसा करते थे, लेकिन जनता की काटनी नहीं करते थे हमारे यहाँ। ये मशहूर था। हमारे यहाँ हो गए, अंग्रेजों के दौर में भी थे कुछ। हमारी बड़ी परंपरा रही है इसकी, सिविल उसकी। आपने सुना होगा कि 12 मासा और बात बोलोगी आदि कुछ चैनलों के प्रति बहुत एक जिसको कहेंगे बहुत ही अपमानजनक और न मानने लायक बात हमारी सरकार ने कही थी। उनमें वो क्या क्या पता नहीं देखने लगे थे। तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत तरीके के जो जिहाद पैदा कर दिए गए हैं, वो लोग भूमि का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भूमि जिहाद का चर्चा कर रहे हैं। इसी तरीके से वो थूक वाला कुछ जिहाद है, कुछ और सुना मैंने बहुत। क्योंकि मैं फेसबुक पर नहीं हूँ, सोशल मीडिया में नहीं हूँ, तो मेरी नॉलेज बहुत दरिद्र हूँ मैं इस नॉलेज के मामले में, तो बीच में झक मार के मुझे उसको देखना पड़ा था। तो मीडिया की इतनी बड़ी परंपरा रही है कि इसी देहरादून में गढ़वाली जो 1905 से शुरू हुआ था, उसके संपादकों में तारादत्त गैरोला थे। तारादत्त गैरोला खुद जो थे, सरोड़ा सभा जो ब्राह्मणों की सभा थी, रसोई ब्राह्मणों की सभा थी, उसके अध्यक्ष थे, लेकिन एट द सेम टाइम ही वॉज द एडिटर ऑफ गढ़वाली। तो गढ़वाली में उन्होंने सरोड़ा सभा के मेंबर थे। तो गढ़वाली के जो एक दूसरे इनके बहुत ही अच्छे सहयोगी थे, सत्यशरण रतूड़ी, उनको बड़ी चिढ़ थी, ये संपादक है और सरोड़ा सभा की बात करता है। तो उसने एक एडिटोरियल लिखा, एडिटेड बाय तारादत्त गैरोला। उनका डिप्टी एडिटर लिख रहा है, सरोला सर के दादुर की टट्टर, यानी कि सरोलाओं का जो तालाब है उसमें जो भिकाना यानी कि मेढक है, उसकी टट्टर शीर्षक से हीरो टेरिटोरियल। और तारादत्त गैरोला पब्लिश्ड इट। 1912 की बात है। ऐसी टॉलरेंस देख सकते हैं आप? आज देख सकते हैं ऐसा? छुआ उन्होंने ऐसी हमारे यहाँ। शक्ति का हर संपादक जेल गया, मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, मनोहर पंत, देवीदत्त पंत हुड़किया वकील, सुमित्रानंद पंत के बड़े भाई, ऑल अरेस्टेड एंड टेकन टू जेल। एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। 1930 में रवाई कांड जब आया, आखिरी में चले गए हैं, रवाई कांड आया तो विष्णुवर्धन चंदोलावत जेल फॉर 2 ईयर्स, जवाहरलाल नेहरू के साथ यहाँ वो जेल में रहे। तो इतनी बड़ी परंपरा के हम वारिस हैं। विष्णुदत्त उनियाल नैनीताल में पर्वती के संपादक थे, वो बहुत खरा खरा लिखते थे गोविंदवल्लभ पंत के खिलाफ। गोविंदवल्लभ पंत को शिकायत हुई, जैसे पॉलिटिशियन करते हैं, यहाँ भी करते होंगे। तो गोविंदवल्लभ पंत ने कहा कि ये चौथा स्तंभ है और हम संविधान के तहत हैं, पुराना राज्य नहीं है। उसके क्या वो विष्णुदत्त उनियाल के एडिटोरियल का महत्व मानना पड़ा होगा। सूचना विभाग ने पूरा पेस्ट करके उनको भेजा, ये मांगता है। पूरी इंक्वायरी कराई और चोर पकड़ में आ गए। लकड़ी का ही मामला था। तो ऐसी परंपरा में आप हमारे नौजवानों में जो कुछ ही आवाज़ें बची हुई हैं, उनको भी नहीं सुनना चाहते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं। मैं उसका एक तरीके से दर्ज अपनी आपत्ति करना चाहता हूँ। कुछ नाकामियाँ रहीं, जैसे उत्तराखंड के हत्यारों को, आंदोलन के दौर के हत्यारों को नोटिस में न लाना, FRDC का खत्म करना। FRDC का खत्म होना उत्तराखंड में बहुत दुर्भाग्य की बात है। ख़त्म की ओर में आ रहा हूँ। अंकिता भंडारी वाला मैं बोल चुका हूँ। दीक्षित कमेटी में राजधानी को टालना, अगले बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं मैं जिनको छोड़ दे रहा हूँ। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि 25वें साल में हमें सोचना होगा कि जन आंदोलन ही किसी सरकार को औकात में रखते हैं।
जन आंदोलनों का दबाव रहेगा तो सरकार सही निर्णय करेगी। आखिर इलेक्टेड सरकार है, इलेक्टेड सरकार का प्रतिनिधित्व तो सबके साथ होना चाहिए। और 25 साल पूरे होने के बाद आगे के लिए संवेदना और तर्क से अपने बात को आगे ले जाते समय मैं एक बहुत ही मशहूर शायर है, उनकी 2 लाइनों के बाद अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये शायर को आप समझ जाएंगे कौन है करके, दुष्यंत कुमार हैं। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। आप सबका धन्यवाद। आपके धैर्य को मैं वो देता हूँ। अनुशासनहीनता के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। Professor Shekhar Pathak kept us mesmerized for 70 minutes. 70 minutes. People, places, process, progress. We didn't give him time to talk about pollution. So that is the journey. So please give him a big round of applause. Indeed.